यह बारिश से भीगी रात थी। सारंडा के जंगलों में हवा पत्तों से नहीं, बंदूकों की नालों से टकराकर गुजर रही थी। पेड़ों की चोटियों पर ड्रोन मंडरा रहे थे। नीचे पहाड़ियों के बीच हजारों जवानों के बूटों की आवाज गूंज रही थी। नक्शे पर हर पगडंडी चिन्हित थी, हर घाटी पर निगाह थी, हर रास्ते पर सुरक्षा बलों की पकड़ थी। करीब 3000 जवान, झारखंड पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, झारखंड जगुआर और खुफिया एजेंसियों का साझा अभियान। फिर भी वह गायब हो गया। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। पिछले महीने भर से झारखंड के घने जंगल में एक ऑपरेशन चल रहा था। घेरा इतना मजबूत कि दावा किया जा रहा था कि इस बार बच निकलना लगभग असंभव है। लेकिन झारखंड का सारंडा का घना जंगल हमेशा नक्शों से नहीं, अपने रहस्यों से चलता है। और इन्हीं रहस्यों के बीच एक ऐसा नाम फिर हवा में घुल गया जिसे पिछले 2 दशकों से सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य, 1 करोड़ रुपए का इनामी कमांडर मिसिर बेसरा। सुबह जब ऑपरेशन की समीक्षा हुई तो जवानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, वह गया कहां? खुफिया इनपुट ने कुछ घंटों बाद जवाब दिया। सारंडा का घेरा टूट चुका था। जिस आदमी को जराईकेला, गोइलकेरा और बलिबा के बीच सीमित कर दिया गया था, वह करीब 40 किलोमीटर दूर कोल्हान के जंगलों में पहुंच चुका था। उसके साथ उसका भरोसेमंद साथी अजय महतो भी था। यानी 3000 जवानों की घेरेबंदी के बावजूद जंगल ने अपने सबसे पुराने खिलाड़ी को एक बार फिर बाहर निकाल दिया था। घेरा था, लेकिन जंगल उसका था। सारंडा कोई साधारण जंगल नहीं है। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका घने साल के पेड़ों, ऊंची नीची पहाड़ियों, गहरी खाइयों और ऐसे रास्तों से भरा है जिन्हें बाहर का आदमी कभी समझ ही नहीं सकता। बलिबा के आगे का इलाका तो ऐसा है जहां दिन में भी कई जगह सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। जवानों के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, लैंड माइंस। हर कदम पर मौत हो सकती थी। कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यही हुआ। माओवादियों ने एक साथ भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने दस्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। सबसे पहले मिसिर बेसरा केवल एक साथी के साथ निकला। न कोई बड़ा काफिला, न हथियारों का जत्था, न कोई शोर। जंगल के अंधेरे में सिर्फ परछाइयां। उसके निकल जाने के बाद बाकी माओवादी अलग अलग दिशाओं में छोटे समूहों में बंटकर आगे बढ़े और तय ठिकानों पर जाकर फिर एक दूसरे से मिले। जब तक सुरक्षा बलों को इसका अंदाजा हुआ, तब तक ऑपरेशन की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 3 दिशाओं में फैला नेटवर्क है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण समूह मिसिर बेसरा का कोर ग्रुप। इसमें केवल 2-3 सबसे भरोसेमंद साथी हैं, जिनमें अजय महतो भी शामिल है। यही समूह अब कोल्हान के जंगलों में देखा जा रहा है। दूसरा समूह करीब 10 से 15 माओवादी जो सारंडा और ओडिशा सीमा के जंगलों में छोटे छोटे दलों में बटे हुए हैं। तीसरा समूह करीब 9 नक्सली, जिनकी मौजूदगी पोड़ाहाट के जंगलों में बताई जा रही है। यह बिखराव मजबूरी भी है और रणनीति भी, क्योंकि अब बड़े कैंप लगभग खत्म हो चुके हैं, रसद की आपूर्ति टूट चुकी है, लॉजिस्टिक नेटवर्क कमजोर पड़ गया है। इसलिए हर दिन नया ठिकाना, हर रात नया रास्ता, यही उनकी नई रणनीति बन चुकी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या 3000 जवानों की घेराबंदी सचमुच टूट गई, या जंगल ने केवल अपनी सबसे पुरानी चाल चली? क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस आदमी को सुरक्षा एजेंसियां सारंडा में तलाश रही थी, उसकी नज़र अब किसी और मंजिल पर है। बताया जा रहा है कि वह लगातार ठिकाने बदलते हुए अपने गृह जिले गिरिडीह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कभी दंडकारण्य से लेकर सारंडा तक फैला माओवादियों का अभेद्य साम्राज्य अब तेजी से दरक चुका है। जिस छत्तीसगढ़ के बस्तर को कभी माओवादी आंदोलन का सबसे मजबूत किला माना जाता था, वहां सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने संगठन की रीढ़ तोड़ दी है। एक के बाद एक बड़े कमांडर या तो मुठभेड़ों में मारे गए, या गिरफ्तार हुए, या फिर उन्होंने हथियार डाल दिए।
देवजी सोनू जैसे शीर्ष नेताओं के समर्पण और बसवराजू और हिड़मा जैसे नेताओं की मौत ने उस नेतृत्व श्रृंखला को खत्म कर दिया जिसने दशकों तक रेड कॉरिडोर की रणनीति तय की थी। कभी जिन नामों से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की दिशा बदल जाती थी वे अब इतिहास की फाइलों का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे दौर में अगर पूर्वी भारत के जंगलों में कोई एक बड़ा चेहरा अब भी सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर है तो वह है मिसिर बेसरा। इसलिए यह तलाश केवल एक इनामी माओवादी की तलाश नहीं बल्कि इस दौर के आखिरी जीवित प्रतीक तक पहुंचने की लड़ाई भी बन चुकी है। लेकिन ठहरिए, सारंडा से कोल्हान तक फैले जंगलों में इस वक्त सिर्फ एक आदमी की तलाश नहीं हो रही है। यह तलाश एक ऐसे दौर की भी है जिसने कभी देश के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट को जन्म दिया था। उस दौर का एक चेहरा आज भी जिंदा है, मिसिर बेसरा। करीब 66 साल की उम्र, 1 करोड़ रुपए का इनाम, 154 से ज्यादा आपराधिक मामले और सुरक्षा एजेंसियों की फाइलों में दर्ज 2 दशक से भी लंबा पीछा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस आदमी में जो इतने वर्षों बाद भी हजारों जवानों को जंगल की खाक छानने पर मजबूर कर देता है। यह कहानी आज की नहीं है। सितंबर 2007 की एक रात रांची के पास खूंटी इलाके से गुजर रही एक गाड़ी को पुलिस ने रोका। खुफिया सूचना सटीक निकली, गाड़ी से डेटोनेटर बरामद हुए और बिना एक भी गोली चले पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसे उस समय झारखंड में माओवादी संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, मिसिर बेसरा। पुलिस को लगा कि वर्षों की तलाश खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। 2 साल बाद 2009 में बिहार के लखीसराय कोर्ट परिसर में माओवादियों ने ऐसा हमला किया कि पुलिस की गिरफ्त से मिसिर बेसरा फिर निकल गया। उस दिन के बाद से वह फिर कभी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं आया, मानो जंगल ने उसे दोबारा अपने भीतर समेट लिया हो। गिरिडीह के एक साधारण आदिवासी किसान परिवार में जन्मा यह युवक पढ़ाई में अच्छा था। सरकारी स्कूल से 7वीं, फिर मैट्रिक, इसके बाद धनबाद के कॉलेज से हिंदी में स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन भी शुरू किया लेकिन पूरा नहीं हो सका। नौकरी की तलाश और कटहल के पेड़ वाला किस्सा हम आपको पहले भी सुना चुके हैं। आप इस रिपोर्ट के अंत में उस कहानी को देख सकते हैं। खैर, नौकरी की तलाश के दौर में ही वह नक्सली आंदोलनों के संपर्क में आया। धीरे धीरे उसने गांवों में संगठन खड़ा करना शुरू किया। उसकी सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं थी, संगठन बनाने की क्षमता थी। इसी कारण उसे पहले प्रचार विभाग में लगाया गया। बताया जाता है कि उसने माओवादी साहित्य और प्रचार सामग्री तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वही व्यक्ति झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में संगठन विस्तार का प्रमुख चेहरा बन गया। एक समय था जब पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा तक फैला इलाका रेड कॉरिडोर कहलाता था। सैकड़ों दस्ते, हजारों हथियारबंद कैडर, घने जंगल और पुलिस के लिए लगभग अभेद्य इलाके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली। कहीं बड़े माओवादी नेता मुठभेड़ों में मारे गए, कहीं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, कई राज्यों में संगठन लगभग खत्म हो गया। लेकिन झारखंड के जंगलों में एक नाम लगातार बचा रहा, मिसिर बेसरा। आज सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पूर्वी भारत में सक्रिय बचे सबसे वरिष्ठ माओवादी नेताओं में वह आखिरी बड़ा चेहरा है। यही वजह है कि उसके पकड़े जाने या आत्मसमर्पण को केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे संगठन के लिए ताबूत की लगभग अंतिम कील की तरह माना जा रहा है। लेकिन सबके मन में सवाल है कि अब मिसिर बेसरा के पास क्या बचा है, किस जिद में है वो? यह वही मिसिर बेसरा है जिसके दस्ते कभी बड़े बड़े कैंप चलाते थे। आज तस्वीर बदल चुकी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उसके पास पहले जैसी कैडर की ताकत नहीं बची। रसद की आपूर्ति टूट चुकी है, स्थायी ठिकाने खत्म हो चुके हैं, बड़े दस्ते छोटे समूहों में बदल गए हैं। करीब 50 के आसपास बचे माओवादी अब अलग अलग जंगलों में बंटकर लगातार स्थान बदल रहे हैं। उनमें से भी कुछ के जल्दी ही समर्पण करने की खबर है। ऐसे में कह सकते हैं कि मिसिर बेसरा की सबसे बड़ी ताकत हमला नहीं बल्कि बच निकलना है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों को जो नई जानकारी मिली है उसने पूरे अभियान की दिशा बदल दी है। सूत्रों के मुताबिक मिसिर बेसरा अब सिर्फ कोल्हान में छिपे रहने की कोशिश नहीं कर रहा। उसकी नज़र अपने पुराने गढ़ गिरिडीह पर है, पारसनाथ की वे पहाड़ियां जहां कभी उसके संगठन की मजबूत पकड़ थी। इसी आशंका के बाद कोल्हान से लेकर बोकारो और गिरिडीह की सीमाओं तक संयुक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। ड्रोन उड़ रहे हैं, जंगलों में नई टीमें उतर चुकी हैं, हर संभावित रास्ते पर नजर है। लेकिन जंगल अब भी चुप है, और जब जंगल चुप होता है तब अक्सर सबसे बड़ा रहस्य उसके भीतर ही पल रहा होता है। क्या मिसिर बेसरा सचमुच गिरिडीह की ओर बढ़ रहा है, या फिर यह भी उसकी एक और भटकाने वाली चाल है?
क्या मिसिर बेसरा का अंत करीब है या वह एक बार फिर इतिहास लिखने की तैयारी में है? झारखंड के जंगलों में अब सिर्फ बारिश नहीं हो रही, पेड़ों की चोटियों पर ड्रोन मंडरा रहे हैं, पहाड़ियों के नीचे जवानों के नए कैंप बन चुके हैं, पगडंडियों पर बूटों के निशान हैं और हर खुफिया रिपोर्ट का पहला नाम अब भी वही है, मिसिर बेसरा। कभी जिस जंगल में सुरक्षा बलों का प्रवेश भी चुनौती माना जाता था, आज वहीं कई जिलों की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और विशेष इकाइयां संयुक्त अभियान चला रही हैं। जराईकेला से लेकर गोइलकेरा, सारंडा से लेकर दलमा तक और अब कोल्हान से बोकारो गिरिडीह सीमा तक ऑपरेशन का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर इस बार वह हाथ से निकल गया तो तलाश फिर लंबी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनका यह भी आकलन है कि अब जंगल पहले जैसा नहीं रहा और न ही मिसिर बेसरा। इस पूरी कहानी का शायद सबसे भावुक और सबसे अप्रत्याशित दृश्य जंगल में नहीं बल्कि जंगल से बहुत दूर दिखाई देता है। गिरिडीह, वह घर जहां कभी एक पढ़ने लिखने वाला युवक रहता था, आज उसी घर से उसके छोटे भाई, बेटे और दामाद ने वीडियो संदेश जारी किए हैं। तीनों की अपील एक जैसी है, अब हथियार छोड़ दीजिए, घर लौट आइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। परिवार का मानना है कि वर्षों तक जंगल में भटकने के बाद अब लौट आने का समय है, लेकिन अब तक इन अपीलों का कोई असर दिखाई नहीं दिया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि मिसिर बेसरा के पास अब कोई रास्ता नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दावा है कि हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिस संगठन के पास कभी सैकड़ों कैडर थे, वह अब कुछ दर्जन लोगों तक सिमट चुका है। बड़े प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुके हैं, रसद पहुंचाना मुश्किल है, स्थानीय नेटवर्क कमजोर पड़ चुका है, जंगलों में लगातार दबाव बना हुआ है, बारिश ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसलिए पुलिस का आकलन है कि मिसिर बेसरा के सामने अब दो ही संभावनाएं बची हैं, या तो गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अभियान का विस्तार कर दिया गया है और चरमपंथियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा व्यवहारिक विकल्प बहुत सीमित रह गए हैं। लेकिन जंगल का अपना सच भी होता है। 2007 में गिरफ्तारी, 2009 में पुलिस हिरासत से नाटकीय फरारी, बार बार घेराबंदी और हर बार किसी न किसी रास्ते से जंगल में गायब हो जाना। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस बार कोई दावा करने से बच रही हैं, क्योंकि जंगल में आखिरी खबर कभी आखिरी नहीं होती। एक खुफिया सूचना पूरे अभियान की दिशा बदल सकती है, एक पगडंडी पूरे ऑपरेशन को उलट सकती है और एक रात फिर किसी नए रहस्य को जन्म दे सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी हथियारबंद आंदोलन का अंत केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से नहीं होता, वह उसके संगठनात्मक ढांचे, स्थानीय समर्थन और वैचारिक आधार के कमजोर पड़ने से होता है। इसलिए मिसिर बेसरा की तलाश केवल एक इनामी माओवादी की तलाश नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष के अंतिम अध्याय की खोज भी मानी जा रही है, जिसने दशकों तक पूर्वी भारत के जंगलों को प्रभावित किया। सारंडा की उस रात का रहस्य अभी पूरी तरह नहीं खुला है। 3000 जवानों की घेराबंदी कैसे टूटी? मिसिर बेसरा किस पगडंडी से निकला? क्या वह सचमुच गिरिडीह की ओर बढ़ रहा है? क्या वह फिर किसी नए जंगल में गायब हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल देगा? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि सारंडा के साल वृक्षों के बीच शुरू हुई यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जंगल अभी चुप हैं, ड्रोन अब भी उड़ रहे हैं, जवान अब भी तलाश में हैं और भारत के सबसे लंबे नक्सल विरोधी अभियानों में से एक का सबसे रहस्यमय किरदार अब भी जंगल की परछाइयों में कहीं मौजूद है। कहानी जारी है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।